नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम बात करते हैं एक ऐसे मेहमान से, एक ऐसे विषय पर जो न केवल समय के अनुकूल है बल्कि समाज के लिए जानने योग्य है और उस पर चिंतन ज़रूरी है। तो आज विमर्श में ऐसे ही एक मेहमान जो न केवल भारत में रंग आंदोलन के एक प्रमुख आयाम से जुड़े हुए हैं, वो हैं राकेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष के स्टूडियो में। राकेश जी भारतीय जन नाट्य संघ यानी कि इप्टा, उसके आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आप न केवल एक लेखक हैं, नाटककार हैं, बल्कि समय समय पर आपने अभिनय भी किया है और सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर आपके अपनी अध्ययन, चिंतन और एक व्यापक दृष्टिकोण भी है। वैसे तो सेवा आपने बैंक में की है, लेकिन LLB करने के कारण विधि के जानकार भी हैं और करियर की शुरुआत में पत्रकारिता से भी तारुफ आपका रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज बात करने का विषय ये है कि जो भारतीय जन नाट्य संघ है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा, उसका 25 मई 2023 को जो उसका वार्षिकोत्सव है वो है और ये तकरीबन 80 साल होने वाले हैं इप्टा को, और ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए आज हमने आमंत्रित किया है राकेश जी को इस पूरे रंग आंदोलन के विषय पर बात करने के लिए। राकेश जी, आपने इप्टा को जिया है, उसके साथ आपने काम किया है और लंबे समय तक आपने उसके सारे आयामों से अपरिचित हैं। हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को आप ज़रूर बताएं कि वास्तव में इप्टा क्या है और इप्टा की भूमिका भारत में रंग कर्म के क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण रही है। देखिए, इप्टा की विधिवत स्थापना तो 1943 में 25 मई को बम्बई में हुई है और इसका नामकरण इस देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। और ये रोमिया रोला की एक किताब थी पीपल्स थिएटर, तो उसमें पीपल्स थिएटर की अवधारणा जो पूरी दुनिया में विकसित हुई थी, मोटे तौर पर जो पूरी दुनिया का जो दृष्टिकोण बदल रहा था, चाहे लिटरेचर में, चाहे डिफरेंट आर्ट फॉर्म में, चाहे पेंटिंग में, यानी जो जीवन का यथार्थ है, उस यथार्थ को पकड़ने की कोशिश उस दौर में लोग करने लगे थे। क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद तरह तरह की छटपटाहट थी और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आ गया, वो दौर है जब दूसरा विश्व युद्ध है, तो उसके बीच में बहुत अकुलाहट थी तमाम तरह की। तो जीवन में जो यथार्थ है वो कई तरह से विखंडित हो रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए लिटरेचर से लेकर के सारी विधाओं में जिसको यथार्थवादी पकड़ करने के लिए पूरी दुनिया में लेखकों ने, कलाकारों ने इस तरह का काम करना शुरू किया और उसका प्रभाव भारत पर भी आया और भारत में भी उसकी शुरुआत हुई। 1936 में लखनऊ शहर में तरक्की पसंद मुसन्निफीन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना प्रेमचंद की सदारत में रिफाई हम क्लब में हुई। सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर रशीद जहाँ, जो खुद एक ड्रामा निगार थी, इसी लखनऊ शहर की डॉक्टर थी वैसे पेशे से वो, तो उन लोगों ने उसकी शुरुआत की और ड्रामा भी उसमें था। और फिर ड्रामा में भी ये जो रियलिज्म की बात है ये आने लगी। और उसके बाद 42 में कुछ कल्चरल स्क्वाड्स अलग अलग जगह बने और ख़ास तौर से बंगाल में जो अकाल पड़ा, तो बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो दरअसल ये लोग जान सकते थे उस समय के, मालूम है, इतिहास में दर्ज है कि अकाल ऐसा सच नहीं पड़ा था, बल्कि जमाखोरों ने चीज़ों को अपने उसमें कैद कर लिया था। लोगों को वहाँ चावल बहुतायत से होता है तो मिल नहीं रहा था खाने को और लोग पलायन कर रहे थे शहरों में किसी तरह छोटे मोटे कामों के लिए, इस तरह के। तो बहुत बुरी हालत थी, लोग मर रहे थे भूखों। तो ऐसे समय में देश के तमाम कलाकार वहाँ पर गए और जो आप इप्टा का देखते हैं वो ड्रम बजाता हुआ जो नगाड़ा के साथ लोगो है, तो वो उस देश के बड़े चित्रकार चित्तो प्रसाद, जिनका बड़ा प्रभाव है बंगाल कला पे, बंगाल में नहीं पूरे देश की कला पर आज भी, तो उन्होंने उसको बनाया था।
और बहुत सारी पेंटिंग्स और स्केचेस और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ जा कर के रह कर के उसको देखते हुए बनाई। और वहीं पे फिर विनय राय एक बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने एक कल्चरल स्क्वाड लेके पूरे देश में निकले वो। और फिर बिजॉन भट्टाचार्य जो महाश्वेता देवी के हस्बैंड थे, बड़े नाटककार निर्देशक थे, तो उन्होंने एक नाटक लिखा नवान। तो नवान नाम से वो नाटक से एक तरह से वो पूरी यात्रा शुरू हुई। और फिर वहाँ से चलते हुए वो पूरे देश में गए। और उसी दौरान 43-44 में ही, 43 में विधिवत जब स्थापना हुई तो तब की बम्बई, आज की मुंबई, तो वहाँ एक सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड बना। सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड में एक तरफ कैफी आज़मी थे, शौकत आज़मी थी, और नेमीचंद जैन थे, रेखा जैन थी, और पंडित रविशंकर थे। उनकी बड़ी भूमिका रही। उनकी बड़ी भूमिका थी। और उनके भाई जो डांसर थे उदय शंकर, हालांकि वो अल्मोड़ा में वो अपना वो चलाते थे, तो उनके ही एक साथी शांति वर्धन, बंगाल के बड़े नृत्य निर्देशक थे, उन्होंने, और बीच में उदय शंकर ने भी वहाँ जाकर के परफॉर्म किया इप्टा के साथ। और पृथ्वीराज कपूर भी एक तरह से वो सीधे उनकी अपनी टूरिंग कंपनी थी, लेकिन इप्टा से वो जुड़ गए थे, उस विचार से वो प्रेरित थे। शील जी के बहुत सारे नाटक उन्होंने किए, किसान और इस तरह के नाटक पृथ्वी थिएटर में। तो वो इस तरह से वो यात्रा शुरू हुई। सरोजनी नायडू का उनको आशीर्वाद प्राप्त था इप्टा को, और इस तरह के तमाम लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। ख्वाजा उसी दौरान जब वो देखिए 1946 में, एक तरफ पंडित रविशंकर जैसा संगीतक, दूसरी तरफ उसी कल्चरल स्क्वाड में अन्ना भाऊ साठे, जो सीधे मजदूरों के और दलित आंदोलन से, दलित विमर्श के एक तरह से वो जन्मदाता हैं महाराष्ट्र में, और इप्टा से जुड़े हुए। और उनके बहुत सारे उपन्यास, कहानियाँ, नाटक बहुत सारे लिखे हैं उन्होंने। तो आज भी, अभी पिछले 2 साल पहले उनकी सेंटिनरी हुई। और अमर शेख एक बहुत बड़े गायक थे। तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने, जो महाराष्ट्र की एक तो फोक की जो परंपरा थी, लोक शायरी, बड़े मजबूत थे, लावणी, और उसमें बहुत मजबूत थे। और 10-10 हज़ार दर्शकों के बीच में अकेले वो ऐसा सुनते हैं, हमने तो देखा नहीं, उनको परफॉर्म करते थे और वहाँ तक उन तक अपनी बात पहुँचाते थे। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो फोक के ये ट्रेंड लोग थे, दूसरी तरफ क्लासिकल ट्रेंड पंडित रविशंकर, जो उसी में 1946 में आज जो हम सुनते हैं सारे जहाँ से चाहे दोस्ता हमारा, उसकी धुन पहली बार पंडित रविशंकर ने इप्टा में ही बनाई थी। वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई। और उसी दौरान 45-46 के बीच में बहुत सारी एक साथ घटनाएं होती हैं कि इप्टा का ये पूरा देश में व्यापी लोग, कलाकार दौरा करते हैं, और विनय राय और बहुत सारे कलाकार उसमें, शंभू मित्रा, तृप्ति मित्रा, जितने भी लोग थे उस समय, मतलब उस समय के ख्याति कलाकार लगभग इप्टा के साथ आ गए थे। बाद में देवानंद भी एक समय में जुड़े। हाँ, बाद में संजीव कुमार भी उसमें रहे। इस तरह के दीना पाठक और कितने में जुड़ते गए। बाद में के हंगल आ गए, पाकिस्तान से आए थे। बल्ला चानी BBC छोड़ के जब आए तो सीधे इप्टा में आए। तो इस तरह से इप्टा का व्यापक रूप और बढ़ता चला गया। और फिर उसी 1946 में ही एक तरफ ये कार्यक्रम चल रहे थे, और इप्टा की ने पहली और एक तरह से आखिरी फिल्म, उस तरह की पहली जो यथार्थवादी फिल्म है वो धरती के लाल, वो उसी नाटक से प्रेरित थी। एक जो नवान नाटक था, और कृष्णचंद्र की एक कहानी थी अन्नदाता, दोनों को मिला करके ख्वाजा अहमद अब्बास ने उसको डायरेक्ट किया। और उसमें पहली बार बल्ला चानी ने एक्ट किया, जोरा सहगल ने एक्ट किया, हबीब तनवीर ने भी उसमें एक्टिंग की है। कभी उस फिल्म को देखा जाना चाहिए। और वो एक तरह से हिंदुस्तानी सिनेमा के यथार्थवादी सिनेमा का एक पहला मील का पत्थर है, जहाँ से पूरे यथार्थवादी सिनेमा की शुरुआत होती है। और बहुत से बाद में फिर 2 बीघा जमीन और बहुत सारी 2 आंखें 12 हाथ, तमाम तरह की फिल्में बनी हैं, लेकिन पहला मील का पत्थर वो इप्टा के ही क्रेडिट में एक तरह से है, ख्वाजा अहमद अब्बास के, उससे शुरू होता है।
अब उसके तमाम प्रसंग हैं, क्योंकि बिना साधन के वो फिल्म बनी थी। तो ऐसा बताते हैं, बल्ला साहनी एक जगह लिखते हैं कि वो फिल्म जब बन रही थी तो उसमें एक सीन था जिसमें वो एक आदमी मर रहा है, तो वो उसका चेहरे पे लाइट कैसे पड़े, और वो लाइट का कोई साधन नहीं था, तो कोई किसी के समझ में नहीं आ रहा था, जो सारे डायरेक्टर सारे लोग। तो ये मामूली एक तकनीशियन जो था उसने कहा, उसने तरीका बताया, उसने कहा एक कार को, उसकी लाइट को मूविंग उसमें उसको दिखाइए तो उसका चेहरा उस तरह से उसमें दिखेगा और वो आ जाएगा। प्रयोग हुआ। तो एक छोटे से आदमी ने उसका रास्ता दिखाया, लिखा बल्ला साहनी ने किस तरह से वो फिर शूट हुआ। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है इप्टा की स्थापना, और इप्टा ने न केवल ग्लैमरस जो थिएटर हुआ करता था, पर्शियन थिएटर, और उसके निकल करके एक आम लोगों का थिएटर, आम लोगों का रंगकर्म बनाने का काम इप्टा ने किया, और ये न केवल काम किया बल्कि पूरे देश में रंग आंदोलन का विस्तार भी किया। ज़रूर हम जानना चाहेंगे राकेश जी कि आपके अपने अनुभव इप्टा के साथ कैसे हैं, ख़ास करके बुनियादी तौर पर जो पहले ब्रिटिश हुकूमत के जो आम जनता के विरुद्ध जो शोषण तंत्र था उसकी मुखालफत करने के साथ जनता के आम मुद्दों को उठाने का काम इप्टा ने शुरू किया। क्या आपके अनुभव रहे हैं इस यात्रा में? जी देखिए, ये दरअसल ये जो इतिहास में ये जो पड़ाव हैं ये हम लोगों तक तमाम माध्यमों से पहुँचे थे, इसलिए कि मैं पहले बुनियादी रूप से कहानीकार था, कविताएं भी लिखता था, और क्योंकि अखबार में रहा तो लेख और इस सब चीज़ें लिखता था। तो मैं यहाँ लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा सन 75 में। उसके पहले लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन विधिवत प्रगतिशील लेखक संघ से 75 में जुड़ा। उसी साल फैज़ अहमद फैज़ लखनऊ आए थे, हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया उनका और उनके साथ रहे, ये हम लोग का सौभाग्य था। और 77 में कैफी आज़मी लखनऊ आए थे, और वो एक जगह कहीं स्लिप होकर के गिर गए थे, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। तो उनसे मिलने के लिए हम लोग नौजवान लोग थे, शकील सिद्दीकी उर्दू के लेखक हैं, आज के बड़े जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव और मैं, और बिशन कपूर बड़े पत्रकार थे ब्लिट्स के, तो उनसे मिलने हम लोग गए थे। तो कैफी साहब उस समय भी उनको ये चिंता थी कि ठीक है प्रगतिशील लेखक संघ तो ठीक है, लेकिन इप्टा तुम लोग इसको, यहाँ थी इप्टा लेकिन वो गतिविधियाँ कम थी। उनका कि इप्टा को फिर से पुनर्जीवित करना है। तो सब लोगों ने, मैं चूँकि ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी जुड़ा था, बैंक में काम करने लगा था, तो मुझे सबने आगे कर दिया कि यही बने। उन्होंने हाथ पकड़ के कहा तुमको इप्टा करना है। तो पहला नाटक हम लोगों ने, वो मैंने ही उस वक्त सारिका में एक कहानी आई थी, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, अनिल वर्वे की। बाद में उन्होंने खुद भी उसका नाटक बनाया, लेकिन उसका पहला नाट्य रूपांतरण मैंने ही किया। और जीत दरधारी ऑल इंडिया रेडियो में थे, उनके निर्देशन में वो नाटक हुआ। मेरी पत्नी वेदा राकेश जो खुद भी बैंक में थी, वो भी पहली बार उस भूमिका में आई। उसके बाद फिर वो यात्रा शुरू हुई 1980 में प्रेमचंद की जयंती पे, वो उनकी सेंटेनरी थी 1980 में, शतवर्ष की उनका तो उसमें पूरे देश में हो रहे थे कार्यक्रम। तो यहाँ लखनऊ में हम लोगों ने उनकी एक कहानी ब्रह्म का स्वांग, उसका नाट्य रूपांतरण जाने माने कथाकार रमेश उपाध्याय ने किया था। तो उसको हम लोगों ने किया 1980 में, और वेदा मेरी पत्नी उसमें केंद्रीय भूमिका निभाती थी। जुगल किशोर तब ताज़ा भारतीय नाटक अकादमी से निकल के आए थे, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था। और उसके अब तक 650 से ज़्यादा शो हो चुके हैं। 650, ये बहुत महत्वपूर्ण। और अभी भी उसमें केंद्रीय भूमिका वेदा ही निभाती है। जुगल तो नहीं रहे, लेकिन वो, और इस तरह के फिर बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, औरत क्या बदला है, और बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, पर्दाफाश, और इस तरह के बहुत सारे नाटकों के हम लोगों ने सैकड़ों प्रदर्शन किए। वो सैकड़ों प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर पाए कि
हम लोग यात्राएं बहुत की हैं, रंग यात्रा, गांव-गांव, कस्बों, शहरों, और इस तरह से 89 में हम लोगों ने लखनऊ से अयोध्या तक की यात्रा की। 93 में बनारस से मगहर तक जिस रास्ते कबीर गए, पगचीन कबीर की यात्रा की। 95 में पहचान नज़ीर अकबराबादी की आगरा से दिल्ली तक की यात्रा की। और इस तरह से हम लोगों ने अनेक नामों से 2-3 जिलों में यात्रा करते रहे, 3-3, 4-4 दिनों की, कभी राहुल सांकृत्यायन के नाम पे, प्रेमचंद के नाम पे, महादेवी वर्मा के नाम पे, गुलाब बाई के नाम पे, और जितने भी ऐसे लोग थे, सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पे, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे, बेगम हजरत महल के नाम पे, तमाम इस तरह के लोगों के कम से कम ऐसी 20 से ज़्यादा यात्रा की। वामिक जौनपुरी के नाम। ये महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर पूछना और समझना भी कि इन यात्राओं से किस तरह के अनुभव हासिल होते हैं और कितनी ज़रूरी हैं यात्राएं, क्योंकि कोई भी रचना कर्म जो है वो बिना अनुभव के पूर्ण नहीं हो सकता, और अनुभव की यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती बल्कि अनवरत चलने वाली है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इन यात्राओं के अनुभव क्या होते हैं और उनसे किस तरह की सीख या किस तरह की समझ विकसित होती है। देखिए, एक तो उस दौर में जब यात्राएं हमने करना शुरू की, क्योंकि 77 से 89 तक हम लोग नाटक कर रहे थे, छोटे बड़े हॉल जो भी लखनऊ में उपलब्ध थे, रविंद्रालय से लेकर के, और जो भी तब तक बहुत से नहीं बने थे। तो एक बात का अनुभव हम लोग करते थे कि एक फिक्स दर्शक है नाटक का, और वो हर नाटक में पाया जाता है, चाहे जिस ग्रुप का हो, वो नाटक में पाया जाता है। तो हम लोग देखते थे कि 400-500 इतनी, तब 20 लाख आबादी हो गई, 50 लाख से ज़्यादा हो गई, तो उसमें 500-700 दर्शक लगभग वही रोटेशन में आते हैं। तो बार बार हम लोग इसको देखते थे कि ये टूट नहीं रहा है। तो एक तो हमने ये किया कि नुक्कड़ नाटकों से हम लोग पहुँचे आंदोलनों के बीच में, जहाँ ऐसे कर्मचारियों के बीच में, इसके बीच में जो इस तरह के मुद्दे HL में स्कूटर, तब स्कूटर इंडिया हुआ करती थी, राज्य कर्मचारियों के बीच में, उसमें एक तो जाते थे, तो हमारा एक दर्शक वर्ग हमको दूसरा मिलता था। दूसरा हमको ये समझ में आया कि जो हमारी पहले की परंपरा थी कि दरअसल देखिए, ज़्यादा जो रंगकर्म है वो अब आज की तारीख में भी शहर केंद्रित है, और शहर में जितनी भी जनसंख्या आए, पलायन करके जो भी आए, लेकिन अभी भी 60% आबादी हमारे देश की गांव में रहती है। वो अपने तरह से अपना मनोरंजन करते ही करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, उनके पारंपरिक तौर तरीके अपने हैं, बरकरार रहे। हाँ, वो हम उसको जैसा भी समझें, लेकिन वो करते हैं। नाचा होता है छत्तीसगढ़ में, वो रात भर चलता है, और उसी से प्रेरित होकर अभी तनवीर ने इतना बड़ा काम किया, ये उनकी सेंटेनरी का साल है। और इस तरह के बहुत सारे लोगों ने, फैजाबाद में यहाँ राजबली यादव थे, मैंने देखा उनको काम करते हुए, उनका नाटक देखा, धरती हमारी है, जो 42-43 में उन्होंने शुरू किया था। 10-10 हज़ार दर्शक देखते थे, कोई साधन नहीं होते थे, कैसे देखते थे। जब हमने उसको देखा, हमें समझ में आया कि एक इस पर बहुत कम काम हुआ है। और पहली बार जब हम यात्रा में पहले पड़ाव पे गए, जहाँ कम से कम 5,000 दर्शक थे, हम थे, हमारे साथ सूर्यमोहन को श्रेष्ठ थे, उन्हीं ने निर्देशित किया था नाटक पर्दाफाश, जो मैंने और वेदा ने लिखा था। तो पहला जब प्रदर्शन किया, वो आधे घंटे का नाटक था। अब आधे घंटे नाटक, कुछ गीत वीत करने के बाद, वहाँ लोग अप्रैल के महीने में शुरू किए थे, 2 अप्रैल से। तो जब पहले पड़ाव में बाराबंकी गांव में रुके, 5,000 दर्शक सामने, और वो सब अपना कोई दरी रजाई साधनों से साथ लेके आए। अब वो तो रात भर देखने के लिए आए। 2 घंटे में हमारा कार्यक्रम ख़त्म। तो पहले ही पड़ाव पे हमको ये समझ में आया कि हमको कुछ नया इसमें सोचना पड़ेगा। और हालांकि आज तक हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारी कई जगहों पे वैसे ये काम हो रहा है, जैसे ख़ास तौर से जहाँ ये फोक केंद्र हैं, जैसे आजमगढ़ में हमारी एक टीम है जहाँ हम लोग उसको वर्कशॉप करके इसको संचालित कराने की कोशिश कर रहे हैं। उरई में ये काम हो रहा है। लखनऊ में ये मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ जब तक आजमगढ़ में हमने 1 महीने की वर्कशॉप की, और कुछ शहरी लोग भी वहाँ गए, शहर के नाटक से जुड़े बच्चे। तो वो जब वो जो उनके डांस के फॉर्म्स हैं, धोबिया और उस तरह के,
उसको जब करने चलते थे तो वो उसको 15-20 दिन तक तो स्टेप्स नहीं पकड़ पाते थे, नहीं पकड़ ही नहीं पाते। क्योंकि और जो वो परंपरागत परंपरागत रूप से काम करने वालों की शैली और शैली। उनका उसमें रचना बसना अलग बात है। नहीं पकड़ पाए। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। और देखिए हबीब तनवीर ने इतना काम किया, लेकिन उनके जो अपने जो कलाकार थे वो चाहे जो नए हों, दीपक तिवारी थे, पूनम तिवारी थी, और पुराने उनके दूसरे नाम बोल रहा हूँ, तो जो जिन लोगों ने उन्होंने पूरे दुनिया में उसका छत्तीसगढ़ी का और उस फार्म का लोहा मनवाया, लेकिन शहर के कलाकार भी उनके साथ जुड़े थे तो वो उसको नहीं पकड़ पाते। तो ये दिक्कत है। अब इसको कैसे, इस गैप को कैसे भरा जाए, ये कोशिश हमारी आज तक चल रही है और इसको एक तरह से हम अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। और मैं समझता हूँ कि, और हबीब तनवीर से भी हमने ये सवाल किया था तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। ये चुनौती है। ये चुनौती इसलिए है कि उनकी परफॉर्मेंस भी, मैंने कहा कि आपने भी 2 घंटे की अवधि रखी, वो शहर के दर्शक को देखते हैं, क्योंकि शहर का दर्शक 2 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं बैठ सकता, और गांव का दर्शक वो तैयारी के साथ लेके आता है बैठता है। परंपरा रही है, दोनों परंपरा, दोनों में फर्क है। अब इसको कैसे भरा जाए, ये चैलेंज पूरी संस्कृति जगत के सामने, पूरे कलाकारों के सामने, हमारे सामने भी ये चैलेंज है। और इसलिए हम यात्राओं में हम कुछ सिखाने नहीं जाते हैं, बल्कि सीखने जाते हैं और हमारे कलाकार सीखते हैं। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं कि पहली बार जब हम हमारे शहरी कलाकार यात्रा में शामिल हुए, तो एक तो सुबह सुबह उठ करके उनको जब गांव में अपना सुबह निवृत्त होने जाना, तो पहला चैलेंज तो वहीं शुरू होता है, वहीं शुरू हुआ। फिर आगे मैं बताऊं आपको कि देखिए एक जगह अप्रैल के महीने में गर्मी होती है, कटाई होने लगती है फसलों, तो एक बड़ा सा खलिहान जिसे कहते हैं, जहाँ कम से कम 100-150 किसान और उनके साथी लोग अपनी फसलों की वो कर रहे थे, प्रसंस्करण करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे लोगों ने रोक लिया। अब नाटक करना था, वो नंगे पैर नाटक करते, तपती ज़मीन, कोई पेड़ नहीं था। तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई इसमें नाटक कर पाओगे? अब वहाँ जितने किसान काम कर रहे थे वो सब नंगे पैर, तो उन्होंने कहा ये तो सुबह से काम कर रहे हैं नंगे पैर, हम तो आधे ही घंटे करेंगे। ये हम सीख उनको कितने भी भाषणों से, कितने भी उससे नहीं दे सकते थे। वो सामने उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हम आधे घंटे, हमको नंगे पैर रहने में क्या दिक्कत। तो देखिए ये सीख ऐसे मिलती है, आचरण से मिलती है कि देश का किसान कैसे काम करता है, तो एक कलाकार का मन कैसे उसके साथ संवेदित होता है। ये यात्रा हमको सिखाती है, ये उसके साथ जोड़ती है। तो और इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं जो यात्राओं में, बिल्कुल, और संवेदना को जगाने का काम करना ये महत्वपूर्ण है। और कार्यक्रम का बड़ा उद्देश्य भी यही है कि लोगों की संवेदना जो है वो सीधे प्रभावित हो और वो संवेदना जुड़ पाए आम जनता के मुद्दों से, उनके पीड़ा से। और इसीलिए शायद कहा भी गया होगा, जाके पैर न फटे बेवाई सेका जाने पीर पर आई। तो दूसरों की पीड़ा को जानने, समझने, अनुभव करने के लिए उस यात्रा से जुड़ना ज़रूरी है। तो इप्टा की ये यात्रा जारी है। एक छोटे से अल्प विराम के बाद जल्द लौटते हैं और राकेश जी के साथ अन्य ऐसी रोचक यात्राओं के साथ जुड़ने का काम करते हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम विमर्श रेडियो जय घोष पर। साथियों, एक बार और आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श। और मेहमान हैं हमारे राकेश जी, जो कि जाने माने कहानीकार, नाटककार, लेखक हैं, चिंतक हैं और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी कि इप्टा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में आज आप वार्ता कर रहे हैं इप्टा के जो वार्षिक उत्सव है 25 मई को, उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, इसका संदर्भ है। और बात ये कर रहे हैं कि रंग यात्राएं कैसे एक कलाकार को, एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करती हैं। हमारे जनमानस के विषयों से हम जुड़ते हैं और उनके साथ में हम भी जो जनता के मुद्दे हैं उनसे जुड़ना कितना ज़रूरी है। तो जब आप एक सामान्य नागरिक के तौर पर काम कर रहे थे और जब आप इस तरह के रंग आंदोलन के विषय से जुड़े, आपके अंदर कितना परिष्कार आया? क्योंकि हम इसके माध्यम से ये समझना चाहते हैं और बताना चाहते हैं तमाम लोगों को कि उनके अंदर भी कुछ बदलना ज़रूरी है। देखिए, पहला तो परिष्कार यही आता है कि जब आप गांव के में यात्रा लेकर के जाते हैं तो हर जगह शहर की तरह की आपको गांव में ही बहुत जगह रुकने का साधन आज तक वो हाँ। काम हमारा चल रहा है। पिछले 9 अप्रैल से 22 में
राहुल सांकृत्यायन के जन्मदिन पे, और 9 अप्रैल को ही प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ था प्रेमचंद की सदारत में। तो 9 अप्रैल से हम लोगों ने एक 2.5 आखर प्रेम की यात्रा रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू की, और वो 22 मई को इंदौर में, यानी छत्तीसगढ़ के तमाम कस्बों गांव से होते हुए और फिर हम झारखंड के तमाम कस्बों गांव से, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश के तमाम जगहों से गुजरते हुए 22 मई को हमने इंदौर में उसका समापन किया। अब इस यात्रा में चूंकि ये आज़ादी का 75वां साल था, तो हमने रास्ते में उन तमाम पड़ावों पर या तो कोई बड़े समाज सुधारक या लेखक, कवि, जो भी रास्ते में लोग थे, या स्वतंत्रता सेनानी, तो उसमें बिरसा मुंडा से लेकर के, झारखंड से लेकर के, और छत्तीसगढ़ में मुक्तिबोध से लेकर के, जो भी ऐसे पड़ाव थे, कबीर से लेकर के और भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस में लेकर प्रेमचंद, बिस्मिल्लाह खां, सभी के यहाँ जा कर के उनकी यहाँ से मिट्टी लेकर के कलश में इकट्ठी की, और उसको अभी भी हम जगह जगह उसके वृक्षारोपण करा रहे हैं। अभी 25 मई को तमाम जगहों पर ये वृक्षारोपण होगा, सद्भावना वृक्ष इस तरह के लगाए जा रहे हैं। तो एक तो देखिए, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, आज भी जब हम, एक तो मिट्टी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है अपने आप में, क्योंकि देखिए कोई वो यात्रा में ही किसी ने कहा हम लोगों से कि कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। तो कितनी भी बड़े जेट पे चल लीजिए, लेकिन चारा यानी भोजन वो मिट्टी से ही मिलेगा। ठीक बात है। तो मिट्टी से का जो जुड़ाव है, एक तो उसकी ताकत पता लगती है, और खुद भी आपको, आपके अंदर एक परिवर्तन आता है, बुनियादी उसमें फ़र्क आता है। कैसे कबीर होते हैं, कैसे नानक होते हैं, कैसे बुद्ध होते हैं, ये सारे यात्री थे। कैसे राहुल सांकृत्यायन था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, था। तो ये सारे यात्री थे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चिंतन के धरातल पे भी जिन्होंने यात्राएं की हैं, उनको भी यात्री ही कहा जा सकता है। बिल्कुल। कि तमाम किताबों से गुजरते हुए भी कुछ लोगों ने यात्राएं की, और कुछ लोगों ने जीवन की यात्राएं की, तो जीवन से जुड़ करके यात्राएं। अब ये अपना अपना हो सकता है कि कोई किताबों से गुजर के चल रहा है और कोई जीवन से गुजर के चल रहा है। बिल्कुल, अनुभवों का संचयन करना है और उसमें से समाज को एक दिशा देने का काम ज़रूरी है, और उस दिशा में रंगमंच एक माध्यम है, और ऐसे तमाम जो माध्यम है कला के, उन सबको एकजुट करने का काम इप्टा ने देश में किया और बड़ा काम किया है। और इस काम को कि आगे का भविष्य क्या है, इस पर भी हम राकेश जी से समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे इप्टा की रणनीति क्या है, और इप्टा के माध्यम से ये पूरा जो प्रयास रंग आंदोलन का है वो कैसे बढ़ रहा है, क्या काम हो रहा है अभी। देखिए, एक तो जैसे हमारा सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में जब इप्टा बनी थी तो वो एकमात्र एक संगठन था। चूँकि बहुत कम रंग आंदोलन से उस वक्त लोग जुड़े थे और रंग संस्थाएं बहुत कम थी। 60-62 के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और तमाम जगह प्रेक्षागृह और ये सब बढ़ने लगे। तो फिर इप्टा से निकल करके बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग संगठन बनाए। आज हम इस उस पे पहुँचते हैं कि तमाम रंग संस्थाओं को जो इस बात में यकीन करती हैं, कुछ लोग सिर्फ ये कहते हैं कि नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन बल्ला सानी इसमें बहुत बढ़िया बात कहते थे। उनसे पूछा गया कि नाटक में कितना प्रतिशत मनोरंजन होना चाहिए और कितना प्रतिशत उद्देश्य होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 100% मनोरंजन और 100% उद्देश्य दोनों का बराबर भागीदारी 50% अंतर नहीं, 60% नहीं होता, 100%। तो मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उतना ही बराबर प्रभावित करना, और उनकी फिल्मों ने प्रभावित वाकई किया। तो वो बात हम लोगों को एक तरह से उसमें मिली, घुट्टी में जिसे कहते हैं। तो हम लोग समझ पाए कि मनोरंजन तो एक ही है कि जब तक आप रस तब तक बात अंदर जाएगी नहीं, तो बात जाएगी नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो समाज में जिस तरह की भी विसंगतियां हैं, जब जिस तरह की हैं, आज़ादी की लड़ाई के फौरन बाद पार्टीशन हुआ, तमाम तरह की अलग तरह की चुनौतियाँ थीं, अलग तरह की चुनौतियाँ थी। पार्टीशन के बाद जो सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ा, तो उसमें अली सरदार जाफरी नाटक लिखा किसका लहू है, और वो पूरे आए थे दंगा पीड़ितों जगहों पे, भिवंडी और तमाम जगहों पे जा कर के
वो नाटक खेला गया। देश में तमाम हिस्सों में इस तरह के नाटक एक बने किए, और बाद में भी मेरा ही नाटक रामलीला बहुत इस संदर्भ में खेला गया, बहुत बार खेला गया, सैकड़ों बार पूरे देश भर में। तो ये जो सवाल हैं जो समाज को कहीं से किसी भी तरह से समृद्ध करने का काम करना है, उसको उसके विभाजन को, उसकी टूटन को रोकने का जो काम करना है, वो कला का एक काम है, जरूरी काम है। तो वो काम को करने की हम लोग कोशिश करते हैं, और हमने ही नहीं, उस काम को दूसरे लोगों ने भी किया है, हम उनका भी एहतराम करते हैं। अभी तनवीर ने अपना तरीके से किया, उत्पल दत्त ने अपने तरीके से किया, सब इप्टा से निकल के गए थे। बाद में सफदर हाशमी ने किया, तो सफदर हाशमी भी हम लोगों के बहुत साथ उल्लेखनीय काम है। तो इस तरह के जो भी और जो लोग काम कर रहे हैं तमाम, गुरशरण सिंह ने पंजाब में किया, इस तरह के तमाम भाषाओं में अलग अलग, क्योंकि इप्टा एक ऐसा संगठन है जो केरल से लेकर के और कश्मीर तक हर प्रदेश में करीब करीब कोई 2-4 प्रदेशों में हमारी इकाइयाँ हैं, तकरीबन 600 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं अभी। जी जी। तो इसलिए ये सुविधा हमको प्राप्त है कि हमको विविध भाषाओं के तमाम चीज़ों से हमारा साक्षात्कार होता है, और वो भी ऐसी चीज़ों से जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, जो सामाजिक बदलाव का काम करती हैं। तो उससे एक हमको ये लाभ मिलता है। लेकिन हमारी योजना ये है कि हम एक बड़े तमाम तरह के रंग समूहों को, जो इस बात में से मतैक के रखते हैं, जो इस बात के समर्थक हैं कि समाज को एक बेहतर समन्वय की हर वक्त ज़रूरत होती है, और सिर्फ राजनीति ही वो काम नहीं कर सकती। बिल्कुल। और संस्कृति, जिसको प्रेमचंद ने कभी कहा था कि संस्कृति जो है वो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण तो हम लोग उस तरह से उसको देखते हैं कि संस्कृति के बिना कुछ संभव नहीं है, और इसलिए साहित्य और संस्कृति को एक तरह से हम लोग उसको उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। बदलाव पूरा अकेले साहित्य और संस्कृति से नहीं होगा, लेकिन वो उसका एक कैटलिस्ट का उत्प्रेरक, इनिशिएटर, अगुवाई करने वाला होगा, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक जो परिवर्तन है वो सदैव जो है उसमें एलिवेशन होता रहता है, और सुधार की आवश्यकता बनती रहती है, और समय देशकाल परिस्थिति के हिसाब से समाज में बदलाव भी अपेक्षित होते हैं। और चलते चलते अंतिम प्रश्न आपसे मैं ज़रूर जोड़ूंगा कि आज की पीढ़ी, जो आपने बलराज साहनी जी का उदाहरण दिया कि 100% मनोरंजन और 100% जो है उद्देश्य समाज को दिशा देने का ये रहना चाहिए, यही मकसद है। लेकिन आज जो नई पीढ़ी के साथ एक द्वंद्व है कि वो ज़्यादातर व्यक्तिवादी अवधारणा से प्रभावित समाज में नई पीढ़ी देखते को मिल रही है, जहाँ वो या तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, या उनको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने ना, वो भी व्यक्तिवादी लक्ष्य ज़्यादा हैं। उन सबको आप क्या समझाना चाहेंगे, या आपकी क्या अपील होगी, या आपके समझ से कुछ जो चित्र निकला है वो आप कैसे रखना चाहेंगे? देखिए, ये मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं होता हूँ कि आज की पीढ़ी हर दौर में जो पीढ़ी आती है, वो आज जो देखिए जिसको हम विकास कहते हैं, दरअसल वो टेक्नोलॉजी का एक तरह से, या बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों का कि जैसे पहले ज़मीन से चीज़ें पैदा होती थी, फिर मशीनों से पैदा, अब तो आज का जो इंफॉर्मेशन युग है वो तो एक मुट्ठी से, गैजेट से, बल्कि छोटी सी चीज़ या अदृश्य चीज़ों से संचालित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आ गया है, अदृश्य चीज़ों से संचालित। तो वो पीढ़ियों पे उसका प्रभाव आता है। एक बच्चा उन तमाम गैजेट्स के साथ पैदा होता है, और वो नई चीज़ें तो सीखता है, लेकिन जैसे एक समय में जो मिट्टी से जुड़ी चीज़ें थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वो बुनियादी शिक्षा थी, और पहली शिक्षा दी जाती थी, वो थोड़ी कम हुई है। तो जो वातावरण होगा उसका प्रभाव होगा। तो लेकिन वो पीढ़ी भी अपना रास्ता खोजेगी, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, हमारे साथी एक जुड़े हैं बिल्कुल ताज़ा तरीन कुछ दिनों से, जम्मू के एक अकेला आदमी है, लकी जी गुप्ता उसका नाम है। वो एक नाटक माँ मुझे टैगोर बना दे, उसको लेकर के अकेले बैग टांग के चल देता है, किसी शहर में चला जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ वहाँ उस नाटक को करता है। हम लोगों से जुड़ गया है, क्योंकि वो सीधे हमारे साथ कोई पकड़ के नहीं आया था, लेकिन वो जुड़ गया। अब जुड़ गया तो वो पूरे
देश भर में उस नाटक को करता घूमता है। अभी 21 तारीख को आगरा में उसने उसका प्रदर्शन किया। राजेंद्र रघुवंशी का जन्म शताब्दी समारोह का समापन था, वो भी हमारे इप्टा के संस्थापक थे। अब वो एक अकेला लड़का जो चाहे तो, इतना अच्छा वो एक्टर है, इतना अच्छा निर्देशक है कि वो चाहे तो मुंबई जा सकता है। मुंबई में भी नाटक करके आया अपना, लेकिन फिल्म में नहीं जा रहा है, वो उसको लेके चल रहा है। तो ऐसे धुनी लोग बहुत सारे जो हैं। अब हमारे साथी जो हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रसन्ना, बहुत दिनों तक वो बहुत उन्होंने नाटक किए, कितने लोगों को प्रशिक्षित किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। जो बहुत बड़े एक्टर थे इरफान, उनके प्रशिक्षक तो वही थे, लेकिन वो अपने गांव में रहते हैं, बुनियादी रूप में उसका काम करते हैं एगडू में, जहाँ सुबन्ना ने अपना पूरी वो केंद्र बनाया था, नाट्य केंद्र, जो आज मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्कूल है, वो ट्रेनिंग स्कूल है, आज भी चल रहा है। सुबन्ना तो नहीं है, प्रसन्ना अपना वहाँ गांव में रह करके वो काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, मैं उनके नाम लेने लगूँ तो बहुत बड़ी सूची होगी, बहुत बड़ी सूची होगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग वो काम करते हैं बुनियादी रूप से, और लोग उनके साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल, और जुड़ते हैं तो ये सिलसिला चलता है, आगे बढ़ जाता है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और इप्टा के बहाने से जितनी बातें हुई हैं, ये निश्चित रूप से आपके लिए चिंतन के द्वार खोलने वाली होंगी, और आपके चिंतन में कुछ अगर बदलाव आया है तो ये हमारी सफलता होगी। और आप भी ऐसे विचार से जुड़ें, क्योंकि बुनियाद जो है वो बेहद ज़रूरी होती है। इमारत चाहे जितनी बुलंद खड़ी कीजिए, लेकिन वो टिकेगी तब जब उसकी बुनियाद पुख्ता होगी, और उसकी बुनियाद में ज़रूरी मसाइल जो मुद्दे हैं वो उसमें समाहित होंगे, और सबके हितों की फ़िक्र होगी। और सभी के हितों की फ़िक्र करना सबके लिए ज़रूरी है। और कम से कम जो कला के क्षेत्र हैं, कला के साधक हैं, कलाकार हैं, वो इस दिशा में हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं और उसी को कला के विषय के तौर पर सामने लेकर आते हैं। तो आज की इस वार्ता में इतना ही। अब हम अनुमति लेंगे, और राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने खुल करके उन सब पुरानी यादों को फिर से ज़िंदा किया और तरोताज़ा किया। बहुत से लोग इससे रूबरू हो पाएंगे, और जो नए दौर के लोग हैं वो भी इससे वाकिफ़ होंगे कि एक रंग आंदोलन का दौर कैसा रहा है, उसके क्या क्या सबक रहे हैं, और इसको कैसे समझा जाए। तो लेते हैं इजाज़त। विमर्श के इस कार्यक्रम में फिर आएंगे अगले अंक में एक और मेहमान के साथ, एक और नए विषय के साथ मिलेंगे। और तब तक आप सुनते रहें रेडियो जय घोष 107.8 FM। नमस्कार।